दोस्तों स्वागत है आपका द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महाराजा मूवी को, जो कि हाल ही में 2024 में ये मूवी रिलीज हुई है। विजय सिद्धूपति की ये मूवी आजकल बहुत चर्चा में है और इसकी कहानी भी काफी अलग है, जो आप लोगों को पसंद आएगी। इसकी कहानी एक कूड़ेदान के ऊपर चली है और फिर एंड में पूरी पब्लिक को हिला डाला। ये मूवी आपको तभी समझ में आएगी जब शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे। मूवी के शुरू में हमको महाराजा नाम का एक आदमी दिखाया गया है, जो कि वो नाई है और एक सैलून में काम करता है। लेकिन ये सैलून उसका नहीं है, वो यहाँ पर काम करता है। महाराजा बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का है। महाराजा आधे दिन में ही अपने बॉस से छुट्टी मांगने लग जाता है, जो कि वो उसको खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसको जाने देता है। उसकी बीवी ने उसको कुछ खरीद कर लाने के लिए कहा है। वो यहाँ से निकलकर खिलौनों की दुकान में पहुँच जाता है और अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदता है और उस खिलौने की दुकान के सामने ही महाराजा का घर होता है। फिर वो जब उन खिलौनों की पेमेंट करने जाता है, तभी एक ट्रक आता है और कंट्रोल से बाहर होकर उसके घर में घुस जाता है और महाराजा ये देखकर सुन पड़ जाता है। बस इस मूवी के जितने भी राज हैं वो इसी शॉट में हैं, लेकिन ये सब पता चलेगा एंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सीडेंट को 15 साल बीत चुके थे। उस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी तो मर गई थी, लेकिन इस कूड़ेदान की वजह से उसकी बेटी बच गई थी। वो गिरकर उसकी बेटी के ऊपर गिर गया था और इसी वजह से उसको चोट नहीं आई थी और ज्योति बच गई थी। इसीलिए ये कूड़ेदान अब इनके घर का सदस्य बन चुका है। ये 8 दिन में इसको नहलाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं और इसका नाम महाराजा ने लक्ष्मी रखा है। और महाराजा और ज्योति बाप बेटी एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। ज्योति स्कूल भी जाती है, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छी होती है और वो एथलीट बनना चाहती है। ज्योति के स्कूल में एक पीटी टीचर भी है जिसका नाम आसिफा है। वो ज्योति को स्पोर्ट्स के लिए बहुत सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ महाराजा अभी भी सैलून में काम करता है, लेकिन वो सैलून उसका खुद का है। फिर ज्योति अपने स्कूल में बताती है कि मेरे पापा मुझसे इस कदर प्यार करते हैं कि एक दफा की बात है कि प्रिंसिपल ने मुझको स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उसने किसी शख्स को पानी में शराब मिलाकर पिलाई थी। और इसी बात को लेकर ज्योति को स्कूल से निकाला जा रहा था और महाराजा को और ज्योति को बहुत अच्छी बुरी सुनाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर महाराज बहुत ही विश्वास के साथ में कहता है कि मेरी बेटी ने ये सब नहीं किया और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। तभी पीटी टीचर आती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़का पानी में शराब मिलाकर किसी को पिला रहा था। प्रिंसिपल ये वीडियो देखकर सबको भला बुरा कहते हैं और जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन महाराजा नहीं जाता। महाराजा प्रिंसिपल से कहता है कि सर आपने गलती की है, मेरी बेटी से माफी मांगिए। लेकिन प्रिंसिपल ये सुनकर और भड़क जाता है और बहुत अच्छी बुरी उसको कहने लग जाता है। लेकिन वहीं पर महाराजा जिद पकड़ लेता है कि आपने गलती की है, आप मेरी बेटी से माफी मांगिए, आपने गलत इल्जाम लगाया है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी उसकी बेटी प्रिंसिपल के सामने जाती है और बोलती है कि प्लीज सर मुझसे माफी आप मांग लीजिए, नहीं तो मेरे पापा पता नहीं क्या करेंगे। ये देखकर और सुनकर प्रिंसिपल महाराजा से माफी मांग लेता है और वो दोनों बाप बेटी घर पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ज्योति स्कूल की तरफ से बाहर खेलने के लिए जाने वाली थी 1 हफ्ते के लिए, और यहाँ पर महाराजा भी उसको जाने की परमिशन दे देता है। जाते जाते वो बाप को अच्छी तरह सब कुछ समझा के जाती है और कहती है कि लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी, मुझको दिखाते रहना। अब ज्योति अपने दोस्तों के साथ में चली जाती है और महाराजा रात को अपने घर पर आता है काम से। फिर आधी रात को महाराजा को कोई मार मार कर बेहोश कर देता है और उसके घर को लूट लेता है। अब किसने क्या लूटा और महाराजा को क्यों मारा, ये बात पता लगेगी आगे। अगले सीन में मैथ्यू नाम के एक आदमी को दिखाया गया है, जो अपनी फॉर्च्यूनर से उतरता है और वर्कशॉप के अंदर जाकर एक मैकेनिक को खूब पीटता है। कहता है मैंने अपनी कार तुमको सही कराने के लिए दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि तुम घूमते फिरो और मेरा चश्मा भी खो दो। वो चश्मा मुझे मेरी वाइफ ने दिया था। तभी धन्ना नाम का एक मैकेनिक आता है जिसने उसकी कार रिपेयरिंग की थी। वो उसको भी खूब मारता है और बोलता है कि अगर मेरा चश्मा मुझे शाम तक नहीं मिला तो मैं इस गैरेज में आग लगा दूंगा। अब धन्ना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैथ्यू रात को अपने आदमियों के साथ में बैठकर शराब पीता है। तभी धन्ना आता है उसका वही चश्मा लेकर और उसकी नजरों के सामने उसको फोड़ देता है और फिर मैथ्यू और उसके साथियों को खूब कूटता है।
अगले सीन में महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन लिखाता है कि कुछ लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की और मेरी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। पुलिस वाले समझते हैं कि लक्ष्मी इसकी बेटी होगी, लेकिन वो बताता है कि लक्ष्मी जो है वो कूड़ेदान है। ये बात जब उनको पता लगती है तो महाराजा को समझाते हैं और उनको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन महाराजा फिर जिद पर अड़ जाता है और बोलता है प्लीज आप मेरी लक्ष्मी की कंप्लेन लिख लो और मुझको उसको ढूंढ कर दे दो। और वो गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ भी करने लग जाता है। फिर वहाँ पर वरदराजन नाम का एक और पुलिस इंस्पेक्टर आता है। महाराजा उसको अपनी सारी बात बताता है कि मैं सैलून से रात को अपने घर पर आया और वहाँ पर मुझे 3 लोगों ने मारा पीटा बेरहमी से और मेरी लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। फिर जब वरदराजन को पता लगता है कि लक्ष्मी कूड़ेदान है और ये कूड़ेदान की रिपोर्ट लिखाने आया है तो वो गुस्से में उसके ऊपर बंदूक तान लेता है और गुस्से में कहता है यहाँ से चला जा। महाराजा डर के मारे वहाँ से चला जाता है। महाराजा फिर थोड़ी देर बाद आता है और कहता है मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उसके कान के नीचे बजा देते हैं। फिर एक हवलदार उसको साइड में ले जाता है और कहता है वर्दी की थोड़ी इज्जत किया करो, रिश्वत सबके सामने थोड़ी न देते हैं। अब सब लक्ष्मी को ढूंढने में लग जाते हैं। इंस्पेक्टर सबसे पहले कांस्टेबल को लेकर उसके घर जाता है और उसकी घर की हालत को देखकर पता लग रहा था कि जो महाराजा बोल रहा है वो सही बोल रहा है। उसके साथ में मारपीट भी हुई है और घर से कुछ चुराया भी गया है। पुलिस वाले कहते हैं कि कूड़ेदान कोई मामूली नहीं है, जरूर उसमें कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, तभी तो ये 5 लाख रुपए दे रहा है उसको ढूंढने के लिए। महाराजा के घर की अलमारी से एक बैंक की पासबुक मिलती है जिसे देखकर पता लगता है कि महाराजा ने अपने बैंक में 15 लाख की सेविंग की हुई है। तभी महाराजा की बेटी उसको एक वीडियो भेजती है जिसमें वो पहले तो अपना स्टेडियम दिखाती है, फिर उससे लक्ष्मी के बारे में पूछती है। महाराजा मोबाइल को बंद करके अपनी जेब में रख लेता है। उधर कांस्टेबल इंस्पेक्टर को भड़का रहे थे। कहते हैं अगर महाराजा की गर्दन पकड़कर पूछा जाए तो हमें 5 लाख की जगह कुछ बड़ा मिल सकता है। इंस्पेक्टर महाराजा से बात उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन महाराजा बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक आम कूड़ेदान है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। प्लीज आप उसको जल्दी से ढूंढ दीजिए, मेरी बेटी के आने से पहले मैं आपको 5 लाख की जगह 7 लाख दे दूंगा। तभी दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम सिल्वा है, जो कि एक बदमाश भी है और एक चोर भी। सिल्वा अपने साथियों के साथ में पहले किसी के घर में घुसता है, उनको बांधकर उनका माल चुरा लेता है, फिर खाना पीना खाता है और अगर जवान लड़कियां उनके घर में होती है तो उसके साथ ही उनकी इज्जत पर से भी हाथ साफ कर देते हैं और फिर उनको मार देते हैं। कोई सबूत ना बचे इसलिए उनके घर को भी आग लगा देते हैं। सिल्वा एक फैमिली मैन है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची और एक पत्नी है और वो अपने पति की सच्चाई नहीं जानती और उसी के घर में महाराजा का कूड़ेदान भी है। अब महाराजा को एक हवलदार रोकता है और कहता है तुम अपने पैसे वैसे ही बर्बाद कर रहे हो, पुलिस वाले तुम्हारा कूड़ेदान देखकर नहीं देंगे। और वो सही कह रहा था, क्योंकि पुलिस वाले तो अलग अलग जगह जाकर ऐसे ही कूड़ेदान बनवाने की तलाश में थे। सोच रहे थे 5 लाख रुपए आ जाएंगे और हम ऐसे ही कूड़ेदान उसको लाकर दे देंगे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाती। अब फुल डे महाराजा पुलिस स्टेशन में रहने लगा था और पुलिस वाले भी इस बात का पूरा फायदा उठा रहे थे। बाजार का काम, पुलिस स्टेशन का काम सब करवाते थे, कभी गाड़ियां साफ कराते थे, कभी चाय मंगवाते थे। उधर सिल्वा भी अपने काम में लगा हुआ था, अलग अलग जगहों पर हर एक घर को टारगेट करता था और उसकी प्यारी सी जो बच्ची थी उसके कंधे पर एक जख्म था जो ठीक होने को नहीं कह रहा था, वो उसकी मरहम पट्टी भी करता है। इधर महाराजा की बेटी उसको फोन करती है और कहती है आपको क्या हो गया है, ना ही मुझको कॉल करते हो और ना ही मुझसे बात करते हो और ना ही लक्ष्मी को दिखा रहे हो, आजकल आपको क्या हो गया है। वो फिर मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रख लेता है। इधर कांस्टेबल बर्तनों की दुकान में वैसा ही कूड़ेदान देखने आता है। उसको पुलिस का खबरी मिल जाता है, वो उसको भी इसी कूड़ेदान को ढूंढने में लगा देता है। इधर पुलिस वाले महाराजा के साथ में बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, बात बात पर उसके कान के नीचे बजा डालते थे। अब महाराजा भी क्या करता, उसकी मजबूरी थी। फिर एक आदमी धन्ना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आया था, वो उसका दोस्त ही था। धन्ना वही शख्स है जो कि गैराज में काम करता है और मैथ्यू के सामने उसकी बीवी का दिया हुआ चश्मा तोड़ दिया था और उनको खूब मारा था। महाराजा को धन्ना की तस्वीर देखकर कुछ याद आता है कि जब लोग मुझको मार कर गए थे तो एक पर्चा पड़ा हुआ था जिसमें मैथ्यू की गाड़ी का नंबर था। उस गाड़ी का पता लगाकर मैथ्यू के पास में पहुंच गया था जहां पर वो बैठा हुआ शराब पी रहा था।
मैथ्यू बताता है कि उस गाड़ी को मैंने सर्विस करने के लिए दिया था, लेकिन वो लोग उसको लेकर घूम रहे थे। वो ये सुनकर जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर धन्ना आ गया था और उसने उसकी बीवी का चश्मा भी तोड़ दिया था और उनको खूब मारा था। और फिर मैथ्यू कह रहा था कि एक तो मेरी बीवी का दिया हुआ चश्मा तोड़ दिया, मेरी गाड़ी को लेकर सारे में तुम घूम रहे हो और ऊपर से मुझे मार रहे हो। फिर जब वहाँ से धन्ना मार पीट कर जा रहा था तो महाराजा भी उसका पीछे करने लग जाता है। वो उसको पीछे मिरर में देख लेता है और अपने साथियों को भी फोन कर देता है। महाराजा पीछा करते करते एक बंद फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां पर उसके साथी भी होते हैं और धन्ना और उसके साथी उसको खूब मारते हैं। और धन्ना कहता है, गलत किया तुझको उस रात छोड़ दिया, वरना तुझे चोरी करके तभी मार देना चाहिए था। महाराजा समझ जाता है कि उन तीनों में से एक यही था। महाराजा अपनी जेब से उस तरह निकालकर सबको गाजर मूली की तरह छील देता है। महाराजा पूछता है कि बता तेरे दो साथी और कहाँ हैं? धन्ना बताता है कि एक साथी तो मेरा तेरे पास के पुलिस स्टेशन में है, पता लगा ले। और फिर महाराजा ने उसको मार दिया था। जिस तरह से महाराजा ने धन्ना को मारा था, इसे देखकर ये साफ पता लग रहा था कि ये बात खाली कूड़ेदान की तो नहीं है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। महाराजा पास में बैठे हुए शख्स से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा कुछ लगता है रिश्तेदार है? वो बताता है, नहीं, ये मेरा दोस्त है और इसको मैंने 10 लाख रुपए दिलवाए थे। अगर ये नहीं मिला तो 10 लाख रुपए मुझको देने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर मैथ्यू आता है, जो कि पुलिस ने ही बुलाया था पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर कहता है कि वो आखिर में तुम्हारे से मिला था, बताओ वो कहाँ है? वो बताता है कि मुझको तो मार पीट कर वो चला गया था, लेकिन उससे पहले एक आदमी आया था जिसका नाम याद नहीं है। वो उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, जो वो महाराजा को ही कह रहा था। अब पुलिस वाले वैसा ही कूड़ेदान बनवाने के चक्कर में लग गए थे और उनको सेम टू सेम ऐसा ही कूड़ेदान बनाने के लिए एक आदमी मिल भी गया था, जो बदले में 2500 रुपए मांगता है और कहता है परसों आ जाना। अगले सीन में एक पुलिस वाले को महाराजा शर्ट पहनते हुए देखता है और फिर उसका नाम अपनी डायरी से मिटा देता है। दूसरी तरफ सिल्वा अपनी बेटी के लिए सोने का नेकलेस खरीद रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी बेटी का जन्मदिन था। अगले सीन में हम देखते हैं धन्ना का दोस्त उसी जगह जाता है जहाँ पर धन्ना की मौत हुई थी। उससे पहले उसी फैक्ट्री में पुलिस वाला आया हुआ होता है। अब इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। सिल्वा की वाइफ सिल्वा को फोन करती है और कहती है कि बेटी का नेकलेस लेते आना और अपनी शेविंग भी कराते आना। पहले सिल्वा अपनी बेटी का सोने का नेकलेस उठाता है, फिर बाजार से कुछ सामान खरीदता है और फिर सैलून की दुकान ढूंढने लग जाता है। फिर वो इत्तेफाक से उसी दुकान में पहुंच जाता है जहां पर महाराजा काम किया करता था। सिल्वा मोबाइल पर बात करता है, इससे महाराजा को पता लग जाता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। महाराजा सिल्वा की शेविंग कर रहा होता है, लेकिन पता लगता है कि ट्रिमर की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए वो दूसरी दुकान में से बैटरी लेने चला जाता है। फिर सिल्वा के पास में उसके दोस्त शबरी का फोन आता है। वो बताता है कि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक है और आज अखबार में भी हमारे बारे में ही लिखा है। सिल्वा बात कर फोन जब काटता है और पलट के देखता है तो महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है। सिल्वा समझ जाता है कि महाराजा ने हमारी सारी बात सुन ली और सिल्वा अपनी पूरी शेविंग उसको शक की नजरों से घूरते हुए ही करवाता रहता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, तभी उसका दोस्त सिल्वा वहां पर आ जाता है और बोलता है, सैलून वाले ने हमारी सारी बात सुन ली। सिल्वा कहता है, तो फिर तो उसको भी ठिकाने से लगाना पड़ेगा। फिर पीछे से उसकी बीवी आवाज देती है और कहती है, बेटी का सोने का नेकलेस कहाँ है? वो अपने घर में सब जगह ढूंढता है, फिर याद आता है वो तो मैं सैलून में ही भूल आया। वो सैलून से लेने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर महाराजा सोने का नेकलेस वापस करने आ जाता है और उसके पीछे पुलिस भी होती है। सिल्वा सोचता है महाराजा अपने साथ पुलिस को लेकर आया है। वो लेकर नहीं आता, बल्कि वो तो उसके बेटी का सोने का नेकलेस लौटाने आया था। सिल्वा की पत्नी बीच में अड़ जाती है और बोलती है, क्या किया है मेरे पति ने, छोड़ दो इसको। पुलिस वाला बताता है, जाने कितने के घरों को उजाड़ा है और कितनों की लड़कियों की इज्जत आपके पति ने लूटी है। फिर शबरी बंदूक निकालकर पुलिस वालों पर तान देता है। ये देख सिल्वा बोलता है कि ऐसा मत कर, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। उसकी पत्नी समझ जाती है कि हाँ, उसका पति मुजरिम है और शबरी एक पुलिस वाले पर गोली चला देता है। पुलिस वाले सिल्वा की लुंगी खोलकर उसको गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। तभी वो अपने बेटी से मिलने की जिद करता है। तभी उसकी बीवी कहती है कि नहीं, हमारा तुमसे कोई रिश्ते नहीं, इसको यहाँ से ले जाइए। और सिल्वा अपनी बेटी के जन्मदिन वाले दिन पकड़ा जाता है और घूरता हुआ महाराजा को जाता है और सोचता है कि इससे बदला जरूर लेना है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को सेम टू सेम ऐसा ही डस्टबिन बना के दे दिया था।
लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि हमको नया डस्टबिन नहीं बल्कि सेम टू सेम ऐसा ही डस्टबिन चाहिए। अब मैकेनिक उसको ठोक पीट के पुराने जैसा बना देता है। अब सेम टू सेम कूड़ेदान पुराने जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब बात थी कि इसको चोरी मैंने किया था, ये कहने वाला एक चोर चाहिए था। इंस्पेक्टर आसपास के चोरों को कॉल करता है और कहता है कि तुम ये कबूल कर लो कि ये कूड़ेदान मैंने चोरी किया था। लेकिन इतनी तुच्छी चीज की चोरी के साथ कोई भी अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। इंस्पेक्टर कहता है कि इसकी चोरी का इल्जाम कोई भी अपने सर पर लेना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल सुबह तक चोर चाहिए, बदले में उसको मैं 50,000 रुपए दूंगा। ये बात सुनकर शिवा कहता है कि चोर मरने की एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर इंस्पेक्टर पुलिस वाले को कॉल करता है और कहता है कि महाराजा से सारी बातें डिटेल में पूछो, लेकिन उसको पता लगना नहीं चाहिए कि मैं फोन पर ये सारी बातें सुन रहा हूँ। पुलिस वाला पूछने लग जाता है और फिर महाराजा डिटेल में सारी बात फिर से शुरू से बताता है। कहता है, साहब मैं साधारण सा आदमी हूँ और जब मैं हर रोज सैलून को जाता हूँ तो गमले के नीचे चाबी रख देता हूँ। उस रात को जब मैं सैलून से वापस आया, ताला खोला और अपने रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए। दरअसल महाराजा अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की कहानी बता रहा था। उस दिन जब महाराजा की बेटी कैंप से लौटी थी तो धन्ना सिल्वा और वो पुलिस कांस्टेबल उसके घर में घुस गए थे और उसके साथ में दुष्कर्म किया था और सिल्वा ने उसके मुंह पर बड़ी बेरहमी से मारा था और बहुत बदसलूकी की थी और पुलिस कांस्टेबल और धन्ना ने उसके साथ में अपना मुंह काला भी किया था। सिल्वा कहता है चलो चलते हैं, लेकिन तभी पुलिस कांस्टेबल कहता है कि मुझको एक बार और अंदर जाना है। उसके बाहर आने के बाद में सिल्वा कहता है चलो यहाँ से। धन्ना कहता है क्यों जा रहे हो, इसने तुम्हारी बेटी के जन्मदिन वाले दिन तुमको पकड़वाया था, कितने दिन से बदला कर रहे थे, अब तुम भी उसकी बेटी के पास जाओ और अपना बदला ले लो। लेकिन सिल्वा का मन घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। महाराजा रोते हुए बताता है कि सर वो बड़े लोग थे, मैं उनसे लड़ नहीं पाया, वो मुझको मारकर मेरी लक्ष्मी को उठाकर ले गए। फिर महाराजा ये कहानी बताकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी पीछे से कांस्टेबल बोलता है कि महाराजा ये कहानी जो तुमने बताई है ये खाली एक कूड़ेदान के डिब्बे के ऊपर तो नहीं थी। ये सारी बातें जब शिवम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो महाराजा है और जाते जाते भी उसकी बेटी के कमरे में जाने की जो जिद कर रहा था, बार बार मुँह काला कर रहा था, वो यही था। फिर शिवम डर के मारे कहता है कि मैं डस्टबिन की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर नहीं लूंगा, नहीं तो मुझ पर सब लोग हंसेंगे। फिर शिवम सिल्वा को कॉल करता है और सारी बात बताता है। महाराजा की सारी बातें सुनकर सिल्वा कहता है ठीक है ये बात तू धन्ना को बता दे, लेकिन शिवम कहता है कि वो तो 3 दिन से फोन ही नहीं उठा रहा, वो उठाता भी कैसे, उसको 3 दिन पहले महाराजा ने ठिकाने से जो लगा दिया था। फिर शिवम आकर कहता है मेरी बीवी ने इजाजत दे दी है, बोलो कहाँ आना है, मैं चोरी का इल्जाम लेने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर कहता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो बल्कि आज रात यहीं पर रहो। महाराजा की बेटी के साथ में उस रात सिल्वा, शिवम और धन्ना दुष्कर्म करके जब तीनों चले गए थे तो फिर बाद में महाराजा आया था और वो अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देखकर पागल हो गया था, घर में तोड़ फोड़ भी करने लगा था और गुस्से में अपने आप को भी चोट पहुंचा ली थी जिससे वो बेहोश हो गया था। लेकिन अब वो अपनी बेटी के पास में जाता है और वो डस्टबिन उसके बेड के नीचे ही रखा होता है और उसकी बेटी उससे पूछती है पापा उन तीनों ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इंस्पेक्टर शिवम को लेकर महाराजा के घर जा रहे होते हैं झूठी चोरी का इल्जाम उसके ऊपर डालने के लिए, लेकिन उनको ये क्या पता कि यही असली मुजरिम है। इंस्पेक्टर बताता है कि इस गंजे ने ही तेरे घर पर चोरी की थी और कहता है कि बता चल चोरी कैसे की थी। शिवा बताता है कि मैं और मेरे दोस्त ये सोचकर आए थे कि यहाँ पर मोटा माल मिलेगा। हम 3 जने थे और हम पीछे के रास्ते से घुसे थे और हमने सारा घर छान मारा, लेकिन हमें चोरी करने लायक कुछ नहीं मिला। और जब हम यहाँ से जाने लगे तो फिर ये आ गया। हमने सोचा कि जब ये नहाने जाएगा तो हम यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन ये इसी कमरे में आ गया और कपड़े बदलने लगा और मैंने इसे कपड़े बदलते हुए देखा, लेकिन मेरे हाथ से कुछ आवाज हुई और जैसे ही ये शोर करता तो भाग के मैंने इसका मुंह पकड़ लिया और फ्लो में उसने अपनी सारी असली कहानी बता डाली और महाराजा समझ जाता है कि जिसको धन्ना बता रहा था वो दूसरा आदमी यही है और जहाँ पर भागकर उसने अपने हाथ रखे थे वो उसकी बेटी के हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर वो अपनी गलती को सुधारने लग जाता है। महाराजा को तभी याद आता है कि उसकी बेटी ने उसको बताया था कि एक आदमी की कमर पर कुछ सूजा हुआ था
शिवा कहता है कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दो। माफ करने के बहाने वो उसकी कमर को जाकर चेक करता है तो उसकी कमर पर कुछ सूजा हुआ मिलता है और वो समझ जाता है कि यह आदमी वही है। शिवा कहता है सॉरी भाई, जब कुछ नहीं मिला तो वो कूड़ेदान ही उठाकर ले गया। अब इंस्पेक्टर कहता है कि देखो तुम्हारा कूड़ेदान भी मिल गया और चोर भी, अब तुम देखो तुम्हें इसके साथ में क्या करना है। महाराजा कहता है कि आप लोग बाहर जाओ, मैं इसके साथ में अकेले में बात करना चाहता हूँ। महाराजा कहता है इस उम्र में तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। शिवा कहता है मेरे दोस्त मुझको खींचकर लेकर आ गए। महाराजा कहता है कि उसने बोला था ना मुझे दर्द हो रहा है। शिवा कहता है मुझे इस चोरी के लिए सिर्फ 3 महीने की सजा होगी और फिर हम बाहर आकर तुम्हारे साथ में क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। इंस्पेक्टर कहता है इसके घर में आके चोरी करके इसको ही धमकी देता है, लगाऊं तेरे कान के नीचे। महाराजा कहता है नहीं, इसको माफ कर दो और जाने दो। इंस्पेक्टर कहता है इसने तेरी बेटी के साथ में इतना गलत किया है फिर भी जाने दो। ये बात सुनकर गंजे की हवा टाइट हो जाती है और महाराजा भी हैरान रह जाता है कि इनको कैसे पता चला। दरअसल जब धन्ना का दोस्त और वो इंस्पेक्टर उस फैक्ट्री में मिला था तो उसको पता लग गया था कि महाराजा की बेटी के साथ में कुछ गलत काम हुआ है और वो अपने खबरी शिवम ने ही किया है और उसने ये बात इंस्पेक्टर को बता दी थी। इंस्पेक्टर कहता है कि ले, इसने तेरी बेटी के साथ में बहुत बुरा किया है, जो तू करना चाहता है इसके साथ में कर डाल। और वो महाराजा को और शिवा को अंदर बंद करके बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि कल को हमारी बेटी के साथ में हो गया तो ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जितनी बेरहमी उन्होंने उसकी बेटी के साथ में की थी इतनी ही बेरहमी से महाराजा उसको मार देता। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि वो तीसरा दरिंदा कहाँ है। अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था। जब सिल्वा अपनी साइड पर जाता है तो देखता है महाराजा उसके साथियों को मार रहा था। महाराजा देखकर सिल्वा को हैरान रह जाता है कि ये तो वही आदमी है जो अपनी चैन मेरी दुकान में छोड़ गया था। फिर सिल्वा महाराजा को बुरी तरह से मारने लग जाता है और कहता है कुछ याद आया, मैं वही हूँ जिसकी बेटी के जन्मदिन पर ही तूने मुझको गिरफ्तार करवा दिया था और तेरी ही वजह से मैंने अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया। फिर महाराजा उसको खूब पीटता है, पीट कर बेहोश कर देता है और पानी पिलाकर उसको होश में लेकर आता। सिल्वा कहता है मैंने तुझे ऐसा दर्द दिया है जो तू जिंदगी भर तक नहीं भूले। लेकिन वो चुपका बैठा हुआ अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी की पीटी टीचर उसको लेकर आ जाती। फिर वो अपनी बेटी को कुर्सी पर बिठाकर बाहर चला जाता है। सिल्वा कहता है कि ऐसे क्यों घूर रही है। महाराजा की बेटी कहती है कि दुनिया के सबसे बुरे इंसान को देख रही हूँ और वो उसके सामने कुछ जेवरात फेंक देती है और बोलती है कि तू उस रात यही चुराने आया था ना, और अगर तेरी बेटी है ना तो तू अपनी बेटी से पूछ के हम तेरे जैसे कितने कुत्तों का हर रोज सामना करते हैं, और अगर मैं नहीं आती तो मेरे पापा अब तक तुझको मार दिए होते। जा जी ले अपनी जिंदगी। तभी वो उन गहनों की तरफ देखता है और उसको उसकी बेटी का नेकलेस दिखाई देता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई गई। सिल्वा को जब पुलिस वाले पकड़कर ले गए थे उसके बाद में महाराजा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सिल्वा के घर पर आया था लॉकेट लौटाने। महाराजा की पत्नी बोलती है कि आपके पति इनके सैलून में एक सोने की चेन भूल गए थे और तब ये लौटाने आए तो तब यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। महाराजा जैसे ही चैन देने लग जाता है तभी सिल्वा की पत्नी मना कर देती है चैन लेने से। वो कहती है कि अगर मेहनत की कमाई की होती तो मैं ये ले लेती, लेकिन आप इसको किसी गरीब को दे देना, मैं इसको नहीं लूंगी। तभी महाराजा की पत्नी दोनों बच्चों के लिए कुछ खिलौने लाने को बोलती और वो खिलौने खरीद ही रहा होता है। तभी उस घर में एक ट्रक आकर घुस जाता है जिसमें महाराजा की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है और सिल्वा की पत्नी की भी मौत हो जाती है। सिल्वा की बेटी उस डस्टबिन की वजह से बच जाती है। सिल्वा महाराजा की बेटी के कंधे पर वही दाग देखता है जो वो अपनी बेटी के बचपन में पट्टियां करा करता था और वो समझ जाता है कि ये महाराजा की नहीं बल्कि मेरी बेटी है। फिर सिल्वा अपनी बेटी को अम्मू कह के पुकारता है और महाराजा पीटी टीचर से अपनी बेटी को ले जाने के लिए कह देता है। सिल्वा कहता है कि सच सच बता, मैं इसका बापू, इसको पता नहीं होगा, एक बार मेरी बेटी को बुला दे। महाराजा उसको रोता धोता वहीं पर छोड़कर आ जाता है। अभी तक सिल्वा यही सोच रहा था कि मेरी बेटी और पत्नी की मौत हो गई, लेकिन कर्मा तो लौट कर आता है। अब तक जो सिल्वा ने दूसरों की बेटियों के साथ में किया था वही अनजाने में उसने अपनी बेटी के साथ में भी कर दिया, महाराजा की बेटी समझकर, और वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिल्डिंग पे से कूदकर अपनी जान दे देता है। और महाराजा मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर प्यार की थपकी देकर जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।